नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एमए शिक्षा शास्त्र सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर भी आपको जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 4 पेपर हैं, जिनमें से पहला प्रश्न पत्र आपका है शिक्षा की मनोवैज्ञानिक आधार, यानी साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। और यह पाठ्यक्रम भी आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हर पेपर में 4-4 यूनिट थी, यहाँ पर भी हर पेपर में 4 यूनिट होगी। इसमें पहली यूनिट आपकी है, इकाई प्रथम जो है वह है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा दी गई, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध, साथ ही साथ उनकी अध्ययन विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं, आपने पिछली कक्षाओं में इन विधियों का अध्ययन किया था, लेकिन हम यहाँ डिटेल इन विधियों का अध्ययन करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में कुल जो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं और इन विधियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। फिर बालक का सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास, यानी बाल विकास हमें पढ़ना है, और इसमें बालक का हमें सामाजिक विकास पढ़ना है, बालक का मानसिक विकास पढ़ना है, बालक का संवेगात्मक विकास पढ़ना है। फिर हमें बुद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, हमें यहाँ वृद्धि एवं विकास का संबंध पढ़ना है कि वृद्धि और विकास में क्या संबंध होता है, साथ ही साथ इन दोनों में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि से, यानी भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य हमें स्पष्ट करना है। तो जो पहली जो यूनिट हमारी है, पहला चैप्टर है, वो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की हमें पहले परिभाषा देनी है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देनी है। फिर हमें उनका विषय क्षेत्र कि इसका विषय क्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों में क्या संबंध है, क्या दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां कि कौन कौन सी इसके अध्ययन की विधियां हैं। बालक का विकास हमें पढ़ना है, जिसमें उसका सामाजिक विकास, बच्चे का मानसिक और संवेगात्मक विकास। इसके बाद वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण, इसका शिक्षा मनोविज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो पहली यूनिट में हमारा ये चैप्टर जो होता है पहला, इतने में पूरा होता है। अब ये देखते हैं दूसरी यूनिट, सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, यानी इकाई 2 जो हमारी है, इकाई 2 4 यूनिट पढ़नी है। तो जो हमारी दूसरी इकाई है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस पढ़ना है, हमें बुद्धि पढ़नी है। बुद्धि किससे कहेंगे, इंटेलिजेंस क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ना है, यानी डिफिनेशंस, बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें हमें पढ़ना है गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना प्रतिमान, गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना प्रतिमान पढ़ना है। संवेगात्मक बुद्धि का मापन, संवेगात्मक बुद्धि का मापन, व्यक्तित्व की परिभाषा, यानी डिफिनेशन ऑफ, आपको यहां पढ़ना है व्यक्तित्व की परिभाषा,
व्यक्तित्व का सिद्धांत। और सिद्धांत किसका किसका पढ़ना है? आलपोर्ट और कैटिल का। आलपोर्ट और कैटिल का सिद्धांत पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, यानी अल्फ्रेड फ्रायड द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का अध्ययन करना है। फिर व्यक्तित्व का मापन और उसकी अवधारणा करनी है। तो इस तरह से बच्चों हमें 2 यूनिट हम देख रहे हैं। पहले यूनिट में हमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, और दूसरी यूनिट में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा देनी है, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है, किसने बुद्धि का सिद्धांत पहला दिया था, गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना सिद्धांत क्या है, उसके प्रतिमान क्या होते हैं, फिर संवेगात्मक बुद्धि का मापन हम कैसे करेंगे, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व का सिद्धांत जिसमें आलपोर्ट और कैटिल का व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ना है, और फिर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत पढ़ना है जो अल्फ्रेड फ्रायर द्वारा दिया गया था। फिर व्यक्तित्व का मापन और उसकी अवधारणाएं हमें यहाँ पर पढ़नी है। ये हम देखते हैं इसकी तीसरी यूनिट। तीसरी इकाई, तीसरी यूनिट में क्या है? तीसरी यूनिट, जिसमें तीसरी यूनिट में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग जिसे बीए में आप लोगों ने पढ़ा था, अधिगम और अधिगम के सिद्धांत हमने पढ़ा रखा था वहां पर। लर्निंग, अधिगम, इसमें अधिगम का सबसे पहले हमें अर्थ पढ़ना है, मीनिंग, अधिगम किसे कहते हैं। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो लर्निंग यानी अधिगम या सीखने की क्रिया को बाधित करते हैं। सबसे पहले हमें सीखने का अर्थ जानना है। अधिगम मतलब सीखना, और हमें सीखने का अर्थ जानना है कि सीखना क्या है, अधिगम कहते किसको हैं, और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं हमारे सीखने की प्रक्रिया को। फिर हमें अधिगम के सिद्धांत पढ़ने, बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है, अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले कोहलर का सिद्धांत पढ़ना है। आपने पढ़ रखा है कोहलर का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत को कहते हैं सूझ का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत या इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। कोफका, कोहलर और बर्दीमर, 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया था, जिसे कि गेस्टाल्टवादी थियरी भी कहते हैं या गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। फिर हल का सिद्धांत है, हल का आवश्यकता का सिद्धांत है। इसके बाद वाटसन का सिद्धांत है, टालमैन का सिद्धांत हमें पढ़ना है, और गेने का सिद्धांत पढ़ना है। बीए में हम लोगों ने कोहलर को, हल और को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर वाटसन, टालमैन और गेने, ये 3 और भी सिद्धांत है जिसमें हमें अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। तो यहाँ हमें अधिगम का पहले अर्थ जानना है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जानने हैं, अधिगम के सिद्धांत सीखना है कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है, और इन सिद्धांतों में कोहलर, हल, वाटसन, टालमैन और गेने का है। वैसे सिद्धांत तो बहुत इसमें है, लेकिन हमें कोहलर का, हल का, वाटसन का, टालमैन और गेने का सिद्धांत ही पढ़ना है। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है अधिगम स्थानांतरण, जिसे आपने पढ़ रखा था कि एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना, यानी अधिगम का स्थानांतरण करना। और फिर इसके सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पढ़ना है। तो पहली चीज तो हमें एक हमारा ये हो गया अधिगम, दूसरा आपका यहाँ मिल जाता है अधिगम स्थानांतरण। इस यूनिट में दूसरा चैप्टर हमको क्या मिल जाता है? इस यूनिट में, इस इकाई में पहले हमें जानना है अधिगम यानी सीखना, फिर अधिगम स्थानांतरण, उसके सिद्धांत। इसके बाद तीसरी चीज हमें यहाँ पढ़ना है अभिप्रेरणा, जिसे कहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन या प्रेरणा या अभिप्रेरणा। इसके बाद इसमें अभिप्रेरणा का हमें संप्रत्यय समझना है, यानी अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है। इसमें इसकी भारतीय अवधारणा पढ़नी है कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से प्रेरणा क्या है। इसके बाद पुरुषार्थ हमें पढ़ना है। इस पुरुषार्थ चतुष्क में जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
इसमें हमें इस पुरुषार्थ के चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को यहाँ पढ़ना है। इसमें तीसरी इकाई में तीन चीजें हमें अधिगम स्थानांतरण और अभिप्रेरणा। फिर आते हैं चौथी यूनिट में देखिए, यहाँ चौथी यूनिट में क्या पढ़ना है, विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड हमें पढ़ना है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना है। इसमें विशिष्ट बालक में हमें कौन कौन बालकों का अध्ययन करना है, पहले तो सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, इनका अध्ययन करना है। फिर हमें पढ़ना है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और मंदितामंद बालक, यानी पिछड़े में भी अति पिछड़े बालक, इनका अध्ययन करना है। इनकी विशेषताएं पढ़नी, इनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है एवं इसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। इन बच्चों की जो सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव चाइल्ड हैं, या जो आपके प्रतिभाशाली हैं, जो पिछड़े हैं या बहुत मंद बुद्धि वाले हैं, उन बच्चों की क्या विशेषता होती है, इनकी शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। फिर हमें पढ़ना है सामंजस्य या समंजन, या जिसको कहते हैं समायोजन, और इस समायोजन का हमें पढ़ना है अर्थ, इसकी प्रक्रिया, मानसिक द्वंद्व और रक्षा युक्तियां। तो बच्चों इस तरह से हमारे पहले चैप्टर में पहला प्रश्न पत्र जो हमारा है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है, इसमें 4 यूनिट हमें पढ़नी थी। उस 4 यूनिट में से हमें इन्हीं का अध्ययन 4 यूनिट में करना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि तीसरी यूनिट जो हमारी यहाँ शुरू हो रही है, इसमें अधिगम स्थानांतरण, अभिप्रेरणा, इसमें विशिष्ट बालक, इसमें सृजनात्मक, प्रतिभाशाली और पिछड़े बालकों का अध्ययन करना है। चलिए अगले दिन हम लोग दूसरा प्रश्न पत्र देखेंगे इसमें।